जैसे बीजेपी को और उसके लाइन्स को उम्मीद थी कि हम 400 के ऊपर जाएंगे, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को और उसके लाइन्स को उम्मीद थी कि हम 295 से ऊपर जाएंगे, पर दोनों ही अपने मिशन में फेल हुए हैं। उसकी जो वजह मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि जो इस दफा का इलेक्शन है वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रिजर्वेशन के आधार पे लड़ा गया है। आज का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, वो सब समझता है कि जो हमारे नेता है हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, उनका विजन क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को वोट दी है, जिसकी वजह से ना तो बीजेपी को बहुमत आया है और ना ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत आया है। और ये जो मिली जुली सरकार बनेगी, मेरे हिसाब से ये देश के लिए बढ़िया नहीं है। ये बिल्कुल धर्म के आधार पर वो वोटिंग हुई है, जो हमको नहीं सोचना चाहिए था। आज अमृतपाल जी है, अमृतपाल सिंह खालसा जी, जो पहले बैड एलिमेंट के तौर पर बाहर आए, तो आज वो जेल में है। उन्होंने खालिस्तान के ऊपर छोड़ा, पहले वो बोलते मेरे को संविधान में आस्था नहीं है, आज उसी संविधान के ऊपर वो इलेक्शन लड़े, वो जीत भी गए। तो मैं इसको बड़ा पंजाब के लिए शुभ नहीं मानता। हमारी डिमांड है जो नई सरकार कोई भी आएगी कि हलवा रिपोर्ट से हमको नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि जो बाहर का हमारा व्यापारी है वो पंजाब में आए और हमारा जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोशल 24। आज हमारे साथ हैं स्पेशल गेस्ट राजकुमार सिंगला जी, जो कि फास्टनर सप्लायर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं रिसेंट इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में। हेलो सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि जो लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं, उनके बारे में आप अपने व्यू पॉइंट्स बताएं। इन रिजल्ट्स के आप कैसे देखते हैं? मैम, जो इस दफा का लोकसभा का इलेक्शन रिजल्ट आए हैं, बहुत ही मिले जुले रिजल्ट आए इस दफा। जैसे बीजेपी को और उसके लाइन्स को उम्मीद थी कि हम 400 के ऊपर जाएंगे, ऐसे ही कांग्रेस पार्टी को और उसके लाइन्स को उम्मीद थी कि हम 295 से ऊपर जाएंगे, पर दोनों ही अपने मिशन में फेल हुए हैं। उसकी जो वजह मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से कि जो इस दफा का इलेक्शन है वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रिजर्वेशन के आधार पे लड़ा गया है। जो जनता के असली मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें, बाकी जो पब्लिक के रिलेटेड इश्यूज हैं, वो इस इलेक्शन में मुद्दे सामने नहीं आए हैं, जिसकी वजह से जो वोटर है अब वो पहले जैसा वोटर नहीं रहा। आज का वोटर पढ़ा लिखा वोटर है, वो सब समझता है कि जो हमारे नेता है हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमसे क्या बोल रहे हैं, उनका विजन क्या है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अपने कैंडिडेट को वोट दी है, जिसकी वजह से ना तो बीजेपी को बहुमत आया है और ना ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत आया है। और ये जो मिली जुली सरकार बनेगी, मेरे हिसाब से ये देश के लिए बढ़िया नहीं है। तो सर, आपका पंजाब में जो नतीजे आए हैं उनके बारे में आप अपनी थोड़ी राय बताएं। पंजाब के जो नतीजे आए हैं वो बड़े ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं। जैसे पंजाब की जो राजनीति है उसमें पहले दो पार्टी होती थी, कांग्रेस और अकाली पार्टी ज्यादातर होती थी, और जो बीजेपी थी वो अकाली दल के साथ में लड़ होता था। अब इस दफा जो पीछे विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें एक नई पार्टी उभर के सामने आई है, आम आदमी पार्टी। तो उसने भी 2 साल हो गए सरकार बनाए को, तो पब्लिक अपनी जगह पर भ्रमित होगी कि यह जो मुकाबला था यहाँ पर 4 पार्टी में हो गया। बीजेपी और अकाली दल भी अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे, कांग्रेस अपने बेस पे इलेक्शन लड़ रही थी, आम आदमी पार्टी अपने बेस पे इलेक्शन लड़ रही थी। जो सबसे ये पंजाब में जो किसान बेस लिए हमारा प्रदेश है पंजाब, तो यहाँ पर जो किसान का मुद्दा है 2020 से ये मुद्दा ऐसे ही चल रहा है। बीजेपी सरकार सेंटर में थी, उसने इसको बिल्कुल भी हल नहीं किया, जिसकी वजह से जो मतलब समझे गाँव वाला वोटर था वो टोटली बीजेपी से कट गया था। अकाली दल की 10 साल सरकार देखी, वो अकाली दल से भी कट गया, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को 7 सीट आई है और 3 सीट आई है आम आदमी पार्टी को, और जो 2 सीट आई है वो मेरे तो सोचने से भी बात ऊपर चली गई है कि बिल्कुल धर्म के आधार पे वो वोटिंग हुई है, जो हमको नहीं सोचना चाहिए था। आज अमृतपाल जी है, अमृतपाल सिंह खालसा जी,
जो पहले बैड एलिमेंट के तौर पे बाहर आए, तो आज वो जेल में है। उन्होंने खालिस्तान के ऊपर छोड़ा। पहले वो बोलते मेरे को संविधान में आस्था नहीं है, आज उसी संविधान के ऊपर वो इलेक्शन लड़े और वो जीत भी गए। तो मैं इसको बड़ा पंजाब के लिए शुभ नहीं मानता हूँ। ओके सर, जैसे कि आप अब क्लियर है, हो गया है कि जैसे बीजेपी अलायंस वाली सरकार बनने जा रही है, तो आप ये बताएं कि क्या ऐसी सरकार सही से 5 साल चल पाएगी? देखिए, मैं जो पिछले साल से सोचता आ रहा हूँ, बहुत से इलेक्शन से हमने देखे हैं, सरकारें देखी है। राजीव गांधी की सरकार देखी, इंदिरा गांधी की सरकार देखी, नरसिम्हा राव की सरकार देखी, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, वाजपेयी जी की सरकार देखी। आप पीछे जब देखोगे तो नरसिम्हा राव जी की, वाजपेयी जी की सरकार और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जो, वो कोलिशन सरकार थी। जो उनका चलाने का तरीका था, भले वो कोलिशन में थे, पर फिर भी बहुत अच्छे ढंग से उन्हें सरकार चलाई। उसकी वजह यह थी कि जो वाजपेयी जी से या मनमोहन सिंह जी बहुत नरम दिल के इंसान थे, बड़ी साफ सुथरी उनकी छवि थी। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से देश को चलाया। मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पर पिछले जो लास्ट 5 साल है, इन्होंने ये लगते लग गया कि मैं ही जो करूँ वो सही हो रहा है। उसकी वजह से दूसरी पार्टियां, ये क्षेत्रीय पार्टियों को बोलते हैं, जैसे नीतीश कुमार जी है, चंद्रबाबू नायडू जी है, ये मेरे हिसाब से इनको ब्लैकमेल करेंगे, 100% ब्लैकमेल करेंगे। मेरे हिसाब से ये सरकार है, कोई भी बनाए 5 साल नहीं चल पाएगी। ये दोबारा मध्यावधि चुनाव देश में होंगे ही होंगे। तो अब हम आते हैं पॉलिटिक्स से इंडस्ट्री की तरफ। सर, पंजाब और लुधियाना की इंडस्ट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं? हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम बहुत देर से चलती आ रही है, सबसे पहले तो हमारा जो पंजाब है, आज मार्च टेस्ट ऑफ इंडिया होता था पंजाब लुधियाना, आज बहुत पीछे चला गया है। yes. उसकी वजह सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। हाँ, आप बात कर रहे हैं आप सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि नई लोकसभा इलेक्शन हुई है तो नई सरकार फॉर्म होगी। तो जो एयरपोर्ट का मसला है पंजाब का, ये मेरे ख्याल से 25-30 साल से ऐसे चल रहा है। कभी सानेवाल से चलाएंगे, कभी आजमपुर से चलाएंगे, अब हलवारा से बोल रहे हैं। हमारी डिमांड है जो नई सरकार कोई भी आएगी कि हलवारा एयरपोर्ट से हमको नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी दी जाए, ताकि जो बाहर का हमारा व्यापारी है वो पंजाब में आए और हमारा जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिले। और दूसरा मेरा मुद्दा था पंजाब के लिए के रिलेटेड नहीं, इंडस्ट्री के रिलेटेड है, कि जीएसटी है, इसकी जो दरें हैं बहुत ज्यादा है, 5%, 12%, 18%, 28%। ये कोई बड़ी नॉमिनल मतलब टैक्स नहीं है। यदि आज नॉमिनल टैक्स आ जाए तो मैं ये समझता हूँ कि जो जीएसटी ग्रोथ है इससे भी ज्यादा होगी और इंडस्ट्री ग्रोथ भी ज्यादा होगी। जब मोदी जी जीएसटी लेके आए थे तब बोले 1 नेशन 1 टैक्स। अब 4-5 स्लैब लेके आ रहे हो तो 1 देश 1 टैक्स कैसे हो गया ये? तो मेरी ये डिमांड है कि इसको सारे को रिलेटेड करके एक टैक्स लिया जाए, जो रिफंड वाला सिस्टम है वो भी खत्म हो जाएगा और इंडस्ट्री को बूस्ट भी मिलेगा। दूसरा मेरा मुद्दा था इसमें, बहुत देर से जो स्टील का हमारा मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटेड है। भले वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, विशाखापट्टनम है, जिंदल है, लोकल मिल्स हैं, इन्होंने कार्टल बना करके हमारी इंडस्ट्री को लूटना शुरू कर रखा है। बहुत देर हमने बहुत सारी मिनिस्टरों को मिले भी, एजिटेशन भी किया था कि एक स्टील रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए, जो जैसे मोबाइल की दरें हैं वो निर्धारित करता है ट्राई, ऐसे ही जो स्टील की कीमतें हैं वो रेगुलेटरी कमीशन तय करेगा। अब होता क्या है, एक दिन में 5-5, 6-6 दफा हमारे रेट आते हैं, हमको पता नहीं चलता हम किस पे रेट पे खरीदेंगे, किस रेट पे बेचेंगे। तो जब एक चीज का रेट ही कोई सही नहीं है तो इंडस्ट्री में ये तो है नहीं कि इधर से ये मटेरियल डाला तो उधर से आइटम बन के आ गई है। एक आइटम को बनाने में महीने लग जाते हैं, तो महीने में तो 10 दफा रेट चेंज होता है। तो जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चर, खास तौर पे जो एमएसएमई इंडस्ट्री है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। जब तक ये स्टील रेगुलेटरी कमीशन नहीं आएगा तो ये छोटी इंडस्ट्री जिसका रोजगार देने में बहुत बड़ा हाथ है, जिसका हमारी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा हाथ है, जिसका हमारी जीडीपी में बहुत बड़ा हाथ है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है।
और ये ही वो लोग हैं जो अपने घरों में छोटी छोटी फैक्ट्री लगा करके अपना काम चलाते हैं, अपने को रोजगार देते हैं और वो दूसरे लोगों को भी रोजगार देते हैं, टैक्स भी देते हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि स्टील रेगुलेटरी कमीशन बनाया जाए। सर, आपके हिसाब से नई सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? मैंने तो मैंने बोला जीएसटी वाला है सबसे मेन मुद्दा, दूसरा स्टील रेगुलेटरी कमीशन है। एक बहुत और मुद्दा जो सेंट्रल सरकार के ध्यान में भी पीछे भी लाया गया था, उस पर थोड़ा वर्क भी उन्होंने किया है कि चाइना है हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन। आज चाइना के पास बहुत अच्छी क्वालिटी की टेक्नोलॉजी है। हमारे देश में वो हमारी जो फास्टर खासतौर इंडस्ट्री है, जो साइकिल इंडस्ट्री है, सिलाई मशीन इंडस्ट्री है, उसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उन देशों का कंपटीशन कर सके। मेरी सरकार से गुजारिश है कि यहाँ पर बड़े बड़े आईटी हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, टेक्निकल कॉलेज हैं, उनके अंदर वो मशीनरी लगा करके उनको एकदम हमारे यहाँ पर जो प्रोफेशनल है वो तैयार करने चाहिए। वो मशीनरी हमारे देश में बननी चाहिए, तब वो उन मशीनों पे हम काम करके जो चाइना है उसका कंपटीशन कर पाएंगे और एक्सपोर्ट में हम अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा डाल सकेंगे।